इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है तीसरा दिन और आज हम लोग करेंगे महाजनपद और मौर्य काल के बारे में, और जो भी टाइपिंग और इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल होगा वो आप जो है इसको ग्रुप में पा सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियोस को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो जैसे कि आज का फुल डे शेड्यूल 29 जनवरी का वो आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि राइट अप्रोच के साथ आप हमें पढ़ाई करनी है, फोकस क्या करना है, और जो पढ़ाई करनी है वो बहुत ही एफिशिएंटली करनी है। टाइम जितना ज़रूरी है उसको लगाते हुए हमें मैक्सिमम रिटर्न निकालना है पढ़ाई में। तो यही हमारा फोकस होगा इस जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर आपको बताने के लिए। तो आज जैसे कि 2 दिन हो चुके हैं तो हम लोगों ने जो है यहाँ तक स्टोन एज और जो यहाँ से शुरू किया था ऋग्वेद और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आपने पहले पढ़ लिया पिछले दिन। तो आज हम आगे पढ़ते हैं जिसके अंदर जो है महाजनपद और मौर्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी हमारा ये फॉलो कर रहे हैं इनिशिएटिव, उन्होंने अभी तक 250 वर्ड्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं अच्छे से, और अभी हम लोग कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हमारे जितने भी वर्ड्स होंगे, जो भी बुक्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और हम उनको एग्ज़ाम के पहले 3 से 4 बार रिवाइज़ भी कर चुके होंगे अगर सही सब चलता रहा तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, और जो है इस जो भी हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है उसको जो है बहुत अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करूं, और आपको और अच्छा एनालिसिस प्रीवियस पेपर का और कैसे उसको अटैम्प्ट करना है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ला पाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। तो हम आगे आज आ जाते हैं टुडे जो आज का टास्क है। तो बेसिकली क्या करना है, आज टाइपिंग मटेरियल जो भी है, जो लिंक है हम जो भी कर रहे थे typing.com से, तो उसे कंटिन्यू रखना है। उसको हमें सिर्फ 7 दिन रखना है, मैंने इसलिए उसको रखा है 7 दिन ताकि आपका हाथ जो है वो याद कर ले कीबोर्ड क्या है बस। उसके बाद मैं आपको कुछ और सोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आपको करना होगा, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और फिर 1 हफ़्ते हम वो करेंगे, और 1 हफ़्ते के बाद हम सीधे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी जो जजमेंट्स आते हैं हम उसको टाइप करना शुरू करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो है जजमेंट ही हमें टाइप करना है एग्ज़ाम में। पर क्योंकि मुझे जो है अभी आप लोगों को हाथ आपका अपना फिक्स होना चाहिए, और कोशिश करिए कि आप अपना हाथ जो है अच्छे से सेट कर लें और गलतियाँ ना हो आप लोगों से। बैक स्पेस का हमें उपयोग कम से कम करना है। तो इंग्लिश में हम आज जो है वो पढ़ेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स EFG के। तो अगर आप सिनोनिम्स भी पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली हमें जो है वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप एक भी चीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे, और आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिनोनिम्स EFG कर लीजिए, जो कि आप KD पब्लिकेशन, अरिहंत या बख्शी की जो किताब आती है उसमें से कर सकते हैं। तो मेन उद्देश्य यही है कि हम EFG को कंप्लीट करें, कोई भी सोर्स हो सकता है। फिर आ जाते हैं इंग्लिश पेपर, जो कि आपको लिंक जिसका ग्रुप में मिल जाएगा, आप उसको आज पढ़ लीजिएगा। छोटा सा रहेगा, उसके अंदर से कुछ शब्द वोकैबलरी के आपको अपने बनाने हैं। और एक और चीज़, जो कि इंग्लिश डेली टेस्ट हम लोग करा रहे हैं फ्री में अपने इसी ग्रुप में, हिंदू से जो भी हिंदू पेपर से जो भी वोकैबलरी होती है उसके बेसिस पे, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। और आज हम लोग करेंगे प्राचीन भारत, महाजनपद और मौर्य काल के बारे में। देखिए, जो मैंने प्रीवियस पेपर्स देखा उसके अंदर जो है मुझे इसके जो क्वेश्चंस लगे वो इजी टू मॉडरेट थे। 1-2 कठिन क्वेश्चन है, मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हम उसको मार्क कर सकते हैं, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो ठीक भी हो जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन कठिन था जिसको छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने नोट्स को पढ़ना है, जो भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनको रिवाइज करना है। इन्हीं सारे जो अभी मैं टॉपिक्स बताऊंगा, और घटना चक्र से इनके क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करना है। आपको थोड़ा सा ये देखना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है इसके अंदर, क्या मैंने वो अपने नोट्स में कवर किया। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो भी चैप्टर 11 से 15 तक है आप इन सोर्सेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इंग्लिश फ्री डेली टेस्ट जो हम लोग दे रहे हैं, इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको पूरा अपना मार्क्स भी पता चलेगा, और जो है आपको ये भी पता चल जाएगा आपका क्या गलत हुआ, क्या सही आंसर से। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमें चीज़ें तभी याद होती हैं जब हम उन्हें रिकॉल करते हैं, यानी कि याद करने का प्रयास करते हैं क्या था। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, आप इससे मत बचिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। हमारे चैनल पर नहीं तो किसी और पर लगाइए, पर लगाइए। ठीक है,
तो अभी आ जाते हैं हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए इस चैप्टर में, पर इजी क्वेश्चंस हैं, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पैट्रोनाइज द वैष्णविज्म। इसमें पूछ सकता है बुद्धिज्म करके, और फिर आपसे अलग अलग नाम पूछ लेगा। तो मौर्य हो गया, कुषाण हो गया, शिशुंग हो गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा स्पेसिफिक होगा तो वो अलग अलग नाम भी पूछ सकता है। जैसे मौर्य में भी अलग अलग राजाओं के अलग अलग पैट्रोनाइज किया था उन्होंने रिलीजन को, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी चीज़ है कि जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये है आपका गौतम बुद्ध ने था पहली बार अपना सरमन कहाँ दिया था। तो ये क्वेश्चन कल से ही है, मैं थोड़ा रिलेट कर रहा था कल से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली बार उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, अपना पहला सरमन जो उन्होंने दिया, यानी कि पहला अपना पहला उपदेश। तो आज की जो हमें क्वेश्चन देखने हैं वो ये हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त जो था, वो जो था एडवाइज़र, चंद्रगुप्त का जो एडवाइज़र था कौटिल्य, वो जो उन्होंने लिखा, उन्होंने जो ग्रेट टेक्स्ट लिखा उसका क्या नाम था। तो जैसे कि हमें पता है उन्होंने जो लिखा था वो अर्थशास्त्र था। और वो कौन था, कौटिल्य। कौटिल्य कौन था, चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चेक कर लीजिएगा आप, है ना, एक बार हम लोग देखेंगे इसको क्या है। पर कौटिल्य और चाणक्य, तो अर्थशास्त्र उसने लिखा था। दूसरी चीज़ है कि 4 हेडेड लायन जो कि अडॉप्टेड किया गया है एज अ नेशनल एम्बलम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा, ये कहाँ पर है, तो सारनाथ में है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है जब ये इस तरह की हम तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एम्परर अशोक वॉज द सन ऑफ। देखिए आप कितना ईजी क्वेश्चन आया है। तो बस थोड़ा सा ही हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर अगर हम पढ़ लेंगे तो ये सब कर सकते थे। द लास्ट बैटल फॉट एंड वॉन बाय द किंग अशोक वॉज कलिंग वॉर। पर इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो ऐसा नहीं है कि अब बाकी चीज़ों में हमें इसको नहीं देखना। तो मैं आपको बताऊंगा बाकी चीज़ों में आपको कैसे देखना है सब, है ना, तो वो हमें देखना है। पर मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है डैश इज अ सेट ऑफ एडिक्ट्स दैट फॉर्म्ड अ पॉलिसी ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोक। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो कि जो था एडिक्ट्स हैं, मतलब लिखे हुए हैं, पत्थर पे हो सकते हैं या उनके पिलर्स पे हो सकते हैं, जो कि जो अशोक था उसकी जो थी एक तरीके से आप कह सकते हैं पॉलिसी थी। तो धम्म करके जो है उसने लिखवाया है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो फॉलो करता था, अच्छे प्रिंसिपल्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। फिर जब किंग अशोक मर गया तो उसके बाद जो था कौन सी डायनेस्टी आई, तो ये सब हम भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं तो हम देखते हैं कि जनपद जो थे वो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। तो जो उस समय के जो बेसिकली आपका सिस्टम था, मतलब जो सोसाइटी चलती थी उसमें कैसे जो था आपका जो था जितने भी राज्य होते थे वो कैसे डिवाइडेड होते थे, तो उसको भी हमें देखना है यहाँ पे। और ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया था, ये था द गवर्नमेंट ऑफ सतवाहना किंगडम्स। ये तो आज का नहीं है, तो हमें आज नहीं करना है, कल करेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं द अनदर रीज़न फॉर द डिक्लाइन एंड द कूप वो ऑफ डैश, मतलब किसने जो था मौर्यन को जो है डिक्लाइन हुआ था। मौर्यन का जो आखिरी में किसने जो था, जो आखिरी राजा था उसको मार के उसकी गद्दी पे बैठा था। तो जैसे इसका नाम है पुष्यमित्र, यही था। तो इसने किसको मारा था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अप्रोच करना होता है जब हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। फिर देखिए दूसरी चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये कठिन क्वेश्चन है जिसको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे द फियर ऑफ फालूस वर्शिप वॉज रिप्लेस्ड इन द डैश बाय इट्स रिकॉग्निशन एज एन ऑफिशियल रिचुअल। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। तो जो है इस क्वेश्चन को अगर आपको मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन के पीछे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं, हमें किस तरह के क्वेश्चन की मेहनत करनी है, जो जनरल चीज़ें हमें इजीली मिल जाएं, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाएं। हमें इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। इन क्वेश्चन को हम छोड़ भी सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करेंगे। जो रैंक भी लाएंगे वो उनमें से बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर आपने ये सब क्वेश्चन गलत करे ना और इन सब क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो आपका होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अशोक, ये मैंने डिस्कस कर लिया, फिर ये भी कर लिया। और फिर एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द नालंदा। तो ये हमने कल देख लिया था। इसी तरीके से पूछा जा सकता है किसने कौन से विहार बनाए, क्या कराए, ठीक है। पर ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि नालंदा बहुत बड़ा नाम है, इसलिए ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन था। द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेड रूट्स वॉज डैश विच वर कनेक्टेड विद द सिल्क रूट पासिंग थ्रू द सेंट्रल एशिया। तो तक्षशिला इसका उत्तर है, परंतु ये देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि सिल्क रूट जो था वो उसने 2019 में भी पूछा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इस बार भी पूछा था आरओ में। आप देख रहे हैं ना, सिल्क रूट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जहाँ भी पढ़ने को मिले ना आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, एक बार नज़र डाल लीजिएगा। सिल्क रूट कहाँ से होके कहाँ जाता था, इंडिया में वो कहाँ पे मिलता था, है ना, वहाँ पे क्या क्या ट्रेड उड़ते थे उसके थ्रू, और वो किस कंट्री से किस कंट्री तक एंड से एंड जाता था, कौन कौन से कॉन्टिनेंट उसमें कवर होते थे, किस किस दिशाओं में वो जाता था। इस तरह का आपको एक बार देखना पड़ेगा सिल्क रूट के
लेकर। फिर हम आ जाते हैं इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश में भी देखिए अभी हमारी जो चल रहा है पूरा, जो भी सीरीज़ हम जो हमारा टारगेट्स हैं डेली के, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए कितना फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। अगर आप रोज़ के रोज़ पढ़ रहे हैं तो आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंपल एकदम क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे सिनोनिम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे नाम बदल के, ठीक है। फिर ऑफिशियल प्रोविजन और ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप देखिए पढ़ते रहेंगे तो आपको पता रहेगा, ऑड वन आउट पूछा है तो इस तरीके से इनका वर्ड मीनिंग आपको पता रहेगा सिनोनिम्स का। फिर बैम्बूजल और हुडविंग और ये सारे वर्ड्स जो है ना आपको ईजिली जो है उसमें मिल जाएंगे, जो भी हम लोग आजकल जो हमारी सीरीज़ या टारगेट चल रहे हैं उससे हम अगर हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहे और 2-3 बार हम रिवाइज कर गए तो जो है हम ईजिली इन सारे क्वेश्चंस को जब एग्ज़ाम होगा तो कर लेंगे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ देखिए आपके पढ़ाई आप जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उससे, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है, इसमें भी हमें सही वर्ड रखना है। तो प्रैग्मेटिक, शी हैज़ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, है ना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने। तो प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होता है। तो अभी हम ये जब हम पी पे आएंगे तो आप ये वर्ड देखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपको हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान रखिए कि स्पेलिंग क्या है ना, इस तरीके से। तो अभी गिविंग मनी टू द पुअर इज़ अ बेनोवलेंट, तो बेनोवलेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। तो हमें क्या करना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी जो भी वर्ड्स, उसमें आप पहली बात तो स्पेलिंग्स भी उन पे ध्यान रखिए और उनका जो मीनिंग है उसको जो है समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो अगर कोई बात नहीं, हम जो भी हमारे टारगेट चल रहे हैं हम उनको कई बार रिवाइज करेंगे। जब हम रिवाइज करेंगे वो वर्ड्स हमें अपने आप याद हो जाएंगे। तो अराउंड 2 से 3 हज़ार वर्ड्स लगभग हमारा टारगेट रहना चाहिए। और अगर हम इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्कोरिंग हम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंग्लिश सेक्शन में कर पाएंगे, वोकैबलरी सेक्शन में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया था, तो आज शुरू करते हैं तो जीएस का पोर्शन। तो आज महाजनपद में जो है मगध वंश से हम शुरू करेंगे। तो जो मगध वंश है वो बेसिकली, ठीक है, महाजनपद और मगध वंश हम इन दोनों को देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो महाजनपद थे, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कौन कौन से महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे। इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इनके बारे में, इनका क्षेत्र देखिए कहाँ पर है, इनके विभिन्न नाम क्या हैं और इनकी राजधानियाँ क्या हैं। जैसे कि अभी इसी संडे को जो पेपर हुआ था, किसका हुआ था, यूपी विधानसभा का। तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था या पहला या दूसरा क्वेश्चन था वो यही था कि कौशल जो राजधानी थी उसका जो था कैपिटल क्या था। देखिए सामने सामने एकदम, जिसने ये एक फ़ोटो भी देख ली होगी ना वो भी कराएगा वो क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था। तो श्रावस्ती उसका उत्तर था। इसी तरीके से आपको बाकियों के भी याद होने चाहिए, जैसे अवंती का इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए मगध का भी इंपॉर्टेंट है, काशी का, ये सब ज़्यादा है भी नहीं ना, जो भी आपको दिख रहे हैं वो उतने आप पढ़ तो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से नदियाँ कौन कौन सी जा रही हैं। तो ये मोस्टली जो है गंगा के और यमुना के आसपास ही है। तो आप देख लेते हैं यमुना के नीचे कौन कौन से, मत्स्य हैं, सूर्यसेन है, ठीक है, चेदी है, अवंती है। अवंती तो हमारा थोड़ा मध्य प्रदेश के पास है। तो इस तरीके से है, ठीक है। गांधार देखिए कहाँ पर है, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके इंडिया तक थोड़ा थोड़ा, है ना, इस तरफ है। फिर कंबोज कंबोज है आपका यहाँ पे। तो ये इस तरीके से सॉरी। तो आ जाते हैं हम लोग महाजनपद पे। तो हमने ये देख लिया कौन कौन से वो क्षेत्र में है, उनके क्या क्या विभिन्न नाम है, उनकी क्या क्या राजधानी है, ठीक है। फिर आपको उनके संस्कृति के बारे में पढ़ना है, वो क्या फॉलो करते थे, ब्राह्मण थे कि बुद्ध थे कि जैन थे, कौन कौन क्या फॉलो करता था, इतना आपको थोड़ा बहुत देखना है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, ठीक है, कौन राजशाही को फॉलो कर रहा था, कौन जो था वो आपका ओलिगार्ची यानी कुलीन तंत्र को फॉलो कर रहा था, इस तरीके से, है ना। रिश्तेदारी को कौन फॉलो कर रहा था, या मोनार्की हो गया ना, कुलीन तंत्र मोनार्की हो गया, है ना, उसको फॉलो कर रहा था। ओलिगार्ची रिश्तेदारी और राजशाही को फॉलो कर रहा था। रिपब्लिक एक और हो सकता है, रिपब्लिक को कौन फॉलो कर रहा था। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें एक होता है वज्जी करके था, वही एक ऐसा स्टेट था जो था रिपब्लिक को फॉलो करता था। बाकी सब लोग जो थे क्या थे, मोनार्की थे, ठीक है। यहाँ पे सभाएं होती थी और ये जो मोनार्की था उसमें राजा होता था। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो फिर मगध डायनेस्टी जो था, फिर आता है जब ये जो 16 थे इनको धीरे धीरे करके मगध जो होता है वो पूरा कैप्चर कर लेता है, ठीक है। मगध क्यों कर पाता है, क्योंकि इस तरीके से बना हुआ था, यहाँ पे लोहा था, है ना, कोल भी था पास में, मतलब, है ना, जो कि इन लोहे को पिघलाने में काम आता था, फिर ये शस्त्र बना पाते थे। और जो इनका पाटलिपुत्र था ना वो 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ था, तो कोई भी आक्रमण नहीं कर पाता था। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन में बैठे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, तो इसलिए जो है ये काफ़ी शक्तिशाली बन गए और इन्होंने जो था पूरा
पूरा रीजन ही हटा लिया, ठीक है। तो फिर सबसे पहले जो मगध डायनेस्टी में जो व्यक्ति आते हैं वो हैं, जिनकी डायनेस्टी शुरू होती है, वंश शुरू होता है, वो है हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। तो उसके अंदर आपको देखिए कैसे पढ़ना है। तो जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन आया था आपको, अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा हो तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सुंग डायनेस्टी थी, सुंग वंश, उसमें लास्ट राजा कौन था। तो हमें क्या दिखता है, कौन था, देवहूति था, ठीक है। अभी हम वो कल पढ़ेंगे, पर हमें क्या करना है, उससे हमें क्या सीख लेनी है कि हमें भी इनके अंदर पता होना चाहिए कौन कौन से राजा आए, ठीक है। जैसे कि हरियंका में जो था बिंबसार आया, अजात शत्रु आया और उदायीन आया। तो हमें इनका थोड़ा पता होना चाहिए कौन आखिरी था। तो उदायीन सबसे आखिरी था और बिंबसार पहले था, ठीक है। अजात शत्रु भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने वज्जी जो महाजनपद था उसको कैप्चर किया था, हरा दिया था उनके लोगों को, है ना। और वो बुद्ध से भी मिल चुका था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी ने जो था पहला, उसी के टाइम पे जो था पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था अजात शत्रु के टाइम पे, ओके। तो ये चीज़ हो गई। फिर उदायीन को मारने वाला कौन था, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, शिशुंग वंश, शिशुंग वंश, ठीक है। तो शिशुंग वंश जो था वो बेसिकली उसने जो था उदायीन को मारा, जो कि हरियांश हरियंका वंश में थे। उसके बाद ये शिशुंग वंश आता, उसमें आप देखिए कौन कौन था, शिशुंग था, कालाशोक था। फिर इस कालाशोक ने क्या कराया था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, जिसकी फोटो मैंने ग्रुप में डाल रखी है, उसको देखना है। फिर उसके बाद आता है नंद वंश। तो जो नंद वंश था वो बेसिकली क्या था, उसके अंदर आखिरी राजा कौन था, आखिरी राजा कौन था, धनानंद राजा था, धनानंद, हाँ। तो धनानंद राजा था जिसको किसने मारा था, चंद्रगुप्त ने मारा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये चला। उसके बाद हमारा शुरू होता है मौर्य वंश। तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे डायनेस्टी में, जो एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको सारे राजाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा राजा किस राजा के बाद कौन आया, बस इतना पढ़ना है। और किसका कोई नाम हो अगर किसी का इंपॉर्टेंट, तो वो आपको पढ़ना है। जैसे उग्रसेन एक राजा था, उसका नाम था महापद्मनंदा, ठीक है, नंद वंश में था, उसका नाम था उग्रसेन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसने भी कलिंग को जो था कॉन्कर किया था अशोक से पहले। अशोक तो बाद में आएगा, अभी मौर्य में आएगा, पर ये पहले भी एक बार कलिंग को मतलब कर चुका था। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के अलावा कलिंग को कैप्चर किसने करा, मतलब या किसने जो था उसको ऊपर युद्ध किया और उसको जो है अपने राज्य में मिला लिया, तो वो कौन था, महापद्मनंद था। तो वो आपको नंद वंश में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो आप पढ़ेंगे घटना चक्र से, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। हर इनके अंदर कौन कौन राजा थे और थोड़ा बहुत उनके बारे में बस, ठीक है। तो उग्रसेन इसका नाम था, मैंने आपको बता दिया ये महापद्मनंद का। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल की फोटो मैंने डाल दी है ग्रुप में, वो आप देख लीजिएगा। और कठी कुंभ इंस्क्रिप्शन जो था, कथी कुंभ शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो था करावेला करके एक राजा थे, कलिंग रूलर, उन्होंने बनवाया था। और इसके अंदर जो है अशोक और महापद्मनंद के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बता दिया। फिर जब यहाँ पे महाजनपद जो थे, यहाँ पे 16 महाजनपद थे। जब इनके बाद जब मगध फैलने लगा राज्य, तो यहाँ पे जब वो बाउंड्री फैलाया, तब यहाँ पे कुछ बाहर के लोग बैठे हुए थे। वो कौन थे, आपके इंडो ग्रीक्स बैठे हुए थे, इंडो ग्रीक्स बोलते हैं इनको, और पर्शियंस लोग बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो लोग थे इंडो ग्रीक्स और पर्शियंस लोग, या इनको इंडो बैक्टीरियन भी बोलते हैं, यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ से जो था पहले पर्शियंस जो थे, उसमें कौन कौन इंडिया आ चुका था, साइरस, दरायस और जर्क्सिस करके। पर ये इंडिया के बाहर ही रहे, इंडिया के अंदर नहीं आए, ये यहीं पे मतलब आक्रमण कर रहे थे और यहीं पे ही थे, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में जो है हेरोडोटस लिखता है, सत्राप करके इसका नाम रखता है, किसका, दरायस का। शतार्प करके नाम है इसका, इसको देता है दरायस को। और ये जो इसके बारे में कौन लिख रहा है, हेरोडोटस लिखता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर पोरस के बारे में आपको पढ़ना है कि पोरस की लड़ाई जो है इसके साथ हुई, अलेक्जेंडर के साथ हुई। और कौन सी लड़ाई करी गई, फाइट ऑफ वितिस्ता, बैटल ऑफ हाइदल पास। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग बैटल्स जो भी हुई थोड़ी बहुत, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नाम है तो उनको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर, अम्बी, पोरस और उनकी टाइमलाइन आती है, ठीक है। फिर बुद्ध और जैन धर्म का उदय इसी समय हो रहा होता है, जैसे कि हमने पिछले पढ़ा था कि ऋग्वेद काल के बाद जो है जैसे ही वो खत्म होते हैं वैदिक काल, उसके बाद जो है बुद्ध और जैन धर्म का उदय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फिगर है, ये आप लोग देख लीजिएगा। मौर्य वंश, फिर आ जाता है मौर्य वंश। इसका आपको क्या पढ़ना है, क्षेत्र क्या था, देखिए यहाँ पे मौर्य वंश था, ठीक है। तो एक इनको हरा के आया था, मैंने आपको बताया, ये जो था धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका वो किया था। राजधानी कहाँ थी इसकी, पाटलिपुत्र थी, है ना, और भी राजधानियाँ थी इसकी,
तो वो आप पता करिएगा क्या थी। फिर संस्कृति, ब्राह्मण, बुद्ध और जैन, तो ये लोगों की संस्कृति क्या थी, तो देखिए इनकी अलग अलग संस्कृति थी, मतलब क्या रिलीजन फॉलो करते थे। जो चंद्रगुप्त था वो जैनी था। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है चंद्रगुप्त के बाद, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त का बेटा होता है वो क्या होता है, वो आजीविका जो एक तरह का सेक्ट था उसको मानता था, यानी कि बिंदुसार, ठीक है, वो उसको मानता था आजीविका को। और फिर उसके बाद अशोक आता है, तो अशोक जो होता है वो बौद्ध धर्म को अपनाता है। देख रहे हैं किस तरीके से तीनों इन लोगों ने अलग अलग मतलब मानते थे। तो पूछा जा सकता है कि कौन किसके धर्म को मानता था, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, अब इन लोगों की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र में इसके बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो राजनीतिक प्रणाली कैसी थी अभी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा अशोक के टाइम पे कैसा था। फिर यहाँ पे 2-3 इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिलालेख, जैसे जूनागढ़ और भाबुरा बैरात रॉक करके एक है। तो ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके आप पढ़े, इसके बारे में आपको मिल जाएगा घटना चक्र में, आप देखिएगा। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं अगर कि इसके अंदर आपको जो है अशोक का जो कन्वर्जन हुआ बुद्धिज़्म में, वो आपको जो है ये भाबरू जो करके जो बैरात में रॉक एडिट मिलता है, यहाँ पे आपको इसके बारे में मिलता है। तो देखिए कहाँ पे बैरात, ये है बैरात, ठीक है ना, इसके अंदर आपको मिलता है। यहाँ पे बताएगा कि कैसे बुद्ध जो ये बुद्धिस्ट बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारनाथ हो गया, इलाहाबाद हो गया। अब देखिए जो भी यूपी का हम एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वाराणसी, सारनाथ, इलाहाबाद, ठीक है, मेरठ और ये सब लुम्बिनी, तो यहाँ पे जो जो हमें रॉक एडिक्ट्स मिले हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर आपको मिलता है, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। और कल्चर फिर इनका क्या था, तो वो लैंग्वेज कौन सी फॉलो करते थे, प्राकृत करते थे और खरोश की स्क्रिप्ट करते थे, ठीक है। यहाँ पे प्राकृत में क्या था, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे। और खरोश की स्क्रिप्ट में जो था, जो खरोश की स्क्रिप्ट था उसके अंदर ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, तो और इसमें क्या करते थे, लेफ्ट टू राइट लिखते थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उल्टा, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसमें जो मौर्य वंश को शुरू करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वो आप लोग जो है जैसे कि घटना चक्र में आपको मिल जाएगा, इसका और कोई नाम है कि नहीं है वो आप देख लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैनी था, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसका टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कि वो कब से कब तक आया, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसने किसको हराया, अगर किसी को हराया कि नहीं हराया, है ना। तो आपको पता होगा कि उसने धनानंद को हराया, जैसे मैंने बता दिया। फिर उसने सेलियस निकेटर को भी हराया था, जो कि एम्बेसडर था मैगस्थनीसिस का, तो इनको हराया था उसने, ठीक है। तो फिर जो है उसके बाद आता है रिलीजन, उसका रिलीजन मैंने आपको बता दिया। ग्रीक नेम उसका एक था, है ना, जिससे उसको लोग पुकारते थे, जैसे कि संद्रोकोतस और एंद्रोकोतस, इस तरीके से नाम उसके रखे हुए थे। तो और फिर उसके कैपिटल जो था वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो पाटलिपुत्र था। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार जो था उसका एक और नाम था, उसका नाम था अमित रहंता, ऐसे कुछ नाम है, यानी कि अमित रहंता, यानी स्लेयर ऑफ एनिमी, इस तरीके से नाम है। अजीब नाम होते थे एकदम, बट जो है अमित हंता, तो इस तरीके से उसका नाम था, यानी कि जो अपने दुश्मनों को मार दे। और ये जो था आजीविका सेक्ट को मानता था, जैसे मैंने आपको बताया भी था। और इसका टाइमलाइन आप देख लीजिएगा, इसका टाइमलाइन जो है वो 298 से लेकर 273 BC तक ये रहा। और उसके बाद जो था इसके बारे में और भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। फिर आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है अशोक। अशोक का आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए, उसका और क्या क्या नाम थे वो पता होना चाहिए। इसने सारे भाइयों को मार दिया था, बस तिस्सा नाम का एक भाई था उसको नहीं मारा था। इसके मिनिस्टर का नाम राधा गुप्त था। इसने रिलीजन बुद्धिज़्म को फॉलो किया, और जिसका इंस्क्रिप्शन किस में मिल जाता है आपको मैंने पीछे बताया था, नीचे कमेंट में लिखा अगर आपको याद है तो। फिर फॉर्मर गवर्नर ऑफ तक्षशिला और उज्जैनी, पहले जो था गवर्नर था, बाद में सबको मार के राजा बन गया। फिर कलिंग वॉर में ये लड़ा, तो ये क्वेश्चन आया था ना कलिंग वॉर का, तो ये किससे लड़ा था, अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको थोड़ा आगे का बता देता हूँ। नंद राज करके एक राजा था, उससे लड़ रहा था ये, ठीक है। धम्म के बारे में हमें पढ़ना है। तो धम्म में क्या होता था, गाइडलाइंस होती थी, लोगों की रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, गरीबों की मदद करो, ये सब, ठीक है। तो ये सब इसने बताया था। फिर इसके अंदर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वो एक है सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, इसका नाम है, मतलब कि ये इसके अंदर 7 चीज़ों के बारे में बताया है। और ये दिया किसने है, ये जो है उसने दिया है, आपका जो कौटिल्य है उसने ही ये थ्योरी शायद दी हुई थी। कौटिल्य का आप एक बार चेक करिएगा, बट
जो सप्तांग थ्योरी उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सप्तांग थ्योरी में पहला जो था वो राजा होता था, दूसरा अमत्य मतलब सेक्रेटरी जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, जो उसको हेल्प करते थे, यहाँ पे देखिए। फिर जनपद, उसके नीचे जनपद होता था जो कि उसकी टेरिटरी है ना, जो कि उसका पूरा राज्य है। उसके बारे में दुर्ग के बारे में, जो उसका कैसल होता था जिसमें वो रहता था, ठीक है। उसके बाद कोष के बारे में, यानी कि उसका कितना पैसा है, उसका ट्रेजर कितना है, ट्रेजरी, ठीक है। उसके बाद सेना के बारे में जो उसकी मिलिट्री है, और मित्र, मित्र के बारे में, जो कि मित्र के बारे में आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। और मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या मित्र क्या है। फिर 5 प्रोविंसेस और स्टेट, तो इसके जो थे 5 कौन कौन से प्रोविंसेस थे उनके नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं। उत्तर पथ, कलिंग, अवंतीरथ, दक्षिण पथ और प्रचाय पथ, ये 5 इसके प्रोविंशियल स्टेट्स थे। मतलब कि जैसे इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं ना, वैसे इसके स्टेट थे। तो ये सब मेन मेन पॉइंट है, इन्हीं मेन पॉइंट पे चारों तरफ आपको तैयारी करनी है। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैंने आपको बताया है, कलिंग वॉर किससे लड़ी, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको अशोक के बारे में होगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद में इसमें जो था इसके ये सब अलग अलग नाम थे, जैसे युवराज होता था, पुरोहित होता था, एक प्रदेशिका होता था, सेनापति होता था, राजुका और युक्ता। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये कठिन है थोड़ा, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ लेंगे इनके बारे में तो ये होगा, अगर कठिन क्वेश्चन आता भी है ना तो आप कर लोगे। और ये मतलब बेसिकली ऐसा क्वेश्चन होगा कि बहुत लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा आपके लिए डाल दिया है। अगर आप इजी भी करना चाहें तो इजी चीज़ें पढ़ के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, परंतु ये सब अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एक एज रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। मेरिट बना पाएंगे आप अपने लिए, ये इसलिए मैंने डाला। फिर इकोनॉमी जो थी उसकी, मतलब उस समय वो टैक्स लेता था 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा या 1/6 हिस्सा लेता था। और उस समय जो था पंच मार्क कॉइन्स चलते थे, है ना, इस तरह के सिक्के भी चलाता था वो। तो अगर पूछा जाए कि कौन से वंश में जो था पंच मार्क कॉइन्स, है ना, छपे हुए सिक्कों का यूज़ होता था इस तरीके से, तो कहाँ पे, मौर्य वंश से शुरू हुआ था, ठीक है। मतलब सिक्के जो होते थे उन पे कुछ ना कुछ लेखे, मतलब कह सकते हैं कुछ हिंदी में क्या बोलेंगे, इम्प्रेशन तो इंग्लिश में हो गया, मतलब कुछ ना उस पर छापा जाता था इस तरीके, तो पंच मार्क कॉइन्स हो गया वो। और उसका कुछ भाग, अपना रेवेन्यू, भाग का मतलब कुछ रेवेन्यू जो था वो गवर्नमेंट को देना पड़ता था, जो भी वहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। फिर उसके अंदर सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करी जाती थी, उनको री मैरिज भी अलाउड थी। सिविक सेंस था एक, है ना, यानी कि सिविक सेंस का मतलब है कि अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ती थी। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर कोई कूड़ा फेंकता था तो कौन सा ऐसा वंश था जहाँ पे जो था कूड़ा फेंकने पे एक तरीके से पेनाल्टी थी, तो आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश में। और वहाँ पे वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था, इवन वुमेन री मैरिज भी कर सकती थी। आप सोचिए अभी जब 18वीं आप जब 19वीं सदी पढ़ेंगे, री मैरिज एक्ट लाना पड़ गया था गवर्नमेंट को, आप सोचिए कि फिर से शादी कराने के लिए। पर आप देखिए उस समय मौर्य वंश में जो भारत का इतिहास है उसमें वुमेन को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती थी, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखें। फिर कल्चर जो है, बाराबर केव्स और पिलर्स, तो यहाँ पे जो कल्चर था, जो कल्चर के बारे में हमको पता चलता है वो बाराबर केव्स यहाँ इसके टाइम में बने थे। और पिलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला कुछ कुछ पिलर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सारनाथ में जो है, इलाहाबाद में जो है, या जो है आपका मेरठ में जो है, दिल्ली में जो है, सांची में जो है, ये सब अमरावती में जो पिलर मिला है ये इंपॉर्टेंट है। आप इनके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिले ना, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तक्षशिला में है कि नहीं है, तक्षशिला में ऐसा कोई पिलर तो नहीं है, ठीक है। बट आप देखिए इनके जो मेन कैपिटल थे वो कौन कौन से थे, एक पाटलिपुत्र था और एक तक्षशिला था आपका, ये मेन कैपिटल थे इनके, ये रीजनल कैपिटल है। और मेन कैपिटल इसका क्या था, पाटलिपुत्र था। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसके पास 5 प्रोविंस थे ना, 5 इसके पास स्टेट थे, तो उसके अंदर अपने अपने स्टेट के भी अपने अपने कैपिटल थे। जैसे तक्षशिला हो गया यहाँ पे, इसी तरीके से नीचे हो गया ये देखिए सुवर्णनगरी, ये भी एक कैपिटल है। तो इस तरीके से था, ठीक है। तो मेन कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पंच, ये तो हो गया हमारा, पंच मार्क कॉइन्स होते थे। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक जो सिक्के चलाता था उनके नाम थे, जैसे रुपया रूप, तो ये जो था सिल्वर का होता था। ऐसे सुवर्ण रूप, ये किसका हो गया, गोल्ड का हो गया। ऐसे ताम्र रूप, ये भी हो गया। और फिर होता था शीशा रूप, जो कि लेड का होता था। तो ताम्र आपको पता ही क्या होता है। तो इस तरीके से जो है आपको मैंने मेन मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आपका काम ये है कि आपको इन मेन पॉइंट्स पे घटना चक्र से पढ़ लेना है, या जो भी आपने नोट्स पढ़े उन पर रिवीजन कर लेना है, फिर घटना चक्र से क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। और रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार आप कोशिश ये करिएगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को आप जो है रोक रोक के देखिएगा, और जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। और ये बात ध्यान रखिए कि हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है,
सिर्फ पढ़ना नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आ रहा है, देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। आफ्टर दैट ऑफ किंग अशोक क्या हुआ, तो मतलब जो भी हम वंश पढ़ रहे हैं उनके बारे में हमें पूरा वंशावली पता होनी चाहिए, उनके राजा कौन कौन थे, किसने मार दिया और कौन उनके बाद आए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनके कैपिटल क्या थे, ये सारी चीज़ें, ये सब पढ़ लीजिए, और जो जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं वो पढ़ लीजिए आप, तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप टाइपिंग शुरू करिएगा आज के दिन 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक। उसके बाद आपको इंग्लिश वोकैबलरी पढ़नी है, जो कि मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ना है इंग्लिश वोकैबलरी में। तो इंग्लिश वोकैबलरी में आपको पढ़ना है EFG आज, ठीक है, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं आप। और फिर उसके बाद आपको जीएस में जो मैंने बताया वैसे पढ़ना है। सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करिए, उनको बार बार रिवाइज करिए, और उसके बाद घटना चक्र से क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर डालिए आज, और पूरा ख़त्म कर दीजिए इसको आज। ठीक है, आज आपका पूरी पकड़ हो जानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास 4-5 घंटे बाद, जैसे आप मान लीजिए सुबह 7 बजे 8 बजे पढ़ने बैठते हैं, 1-2 बजे तक अगर आप यहाँ कर लेते हैं तो आप आगे तैयारी करिए, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, यूपी का कुछ हो गया, तो इन सब चीज़ों पर आप तैयारी करें और अपनी तैयारी बनाए रखें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।